नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एड्यूवर्स न्यूज एनालिसिस के अंदर। टुडे इज 6 नवंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के आर्टिकल्स की ओर नजर मारते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड ये आर्टिकल है। मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, ये किस किस देशों के बीच में होता है, क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। क्वाड की समिट को हमें याद रखना है, QUAD क्वाड समिट। अब ये क्वाड की समिट में ये क्वाड एक्सरसाइज होती है, क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज है। ये चार देश मिलके करते हैं। बताइए चारों देशों के नाम क्या क्या हैं, अभी आपको याद करना है। कौन कौन से हैं? इंडिया याद रखना है क्योंकि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए आप पढ़ रहे हैं इसलिए इंडिया तो रहेगा ही। साथ में कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूएस और जापान। ये चारों देशों के नाम आपको याद रखना है। तो कौन कौन से देश हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। द मीटिंग ऑफ द नेवल एक्सरसाइज विच वाज स्टार्टेड इन 1992 में स्टार्ट हुआ था ये मीटिंग बिटवीन इंडिया और यूएस के बीच में। फिर ये इसे बढ़ा लिया गया, गो टिल नवंबर 9। दिस कम्स एंड ऑफ द चाइनीज रिएक्शन यूएन वैंग 6 इंटरन इंडियन ओशन रीजन। जनरली ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? टू काउंटरिंग द चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। क्लियर हुआ? मतलब ये हमने इनिशिएट किया था। अब इस मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आप लोग छोटी छोटी चीजें देख लीजिए। इट इज ए मल्टीलेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज। ये क्या है? नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री की नेवल एक्सरसाइज है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। स्टार्टेड कब स्टार्ट हुई थी? 1992 के अंदर। आज के बाद आपको मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आता है, यूपीएससी, सीडीएस, प्री मेंस, यूपीएससी, सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट बिगेंस एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज के बेसिस में स्टार्ट हुआ था, नेवीज बिटवीन इंडिया और यूएसए। तो सबसे पहले किन दो देशों के बीच में स्टार्ट हुआ था? इंडिया और यूएस के बीच में ये स्टार्ट हुआ था मालाबार एक्सरसाइज की, है ना। याद रखिएगा, मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में। कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। अच्छा, इसके अंदर कौन आर्मी पार्टिसिपेट करती है, एयरफोर्स या नेवी? जी हाँ, नेवी पार्टिसिपेट करती है। टू मोर एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय 1995 में फिर इसका एक्सरसाइज हुई। फिर 1996 में स्टार्ट हुई, मतलब की गई एक्सरसाइज, विच आफ्टर देयर फॉर ब्रेक अंटिल 2002। फिर 2002 तक इसमें ब्रेक मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया क्या करता है 1999 में, क्या कर देता है? न्यूक्लियर टेस्ट करता है और पोखरान के अंदर ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज को रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद 2002 में इसको फिर से स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, और उसके बाद फिर हर साल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाने लग गए, है ना। तो ये याद रखना। इसके बाद फिर पहली बार इसमें जापान पार्टिसिपेट करता है और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है। कब? जापान इसमें 2007 में पार्टिसिपेट करता है। 2007 में पहली बार ये लोग इसके अंदर आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। Since 2014, India and the US, Japan have participated exercise every year। और 2014 के बाद से ये सारे लोग जो हैं, चारों देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, ये सारे के सारे देश जो हैं लगातार इसमें हर साल इसमें एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करते हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन द मालाबार एक्सरसाइज ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट ऑन ऑर्डर टू कंटेन द चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन, है ना। तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लेता है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये हमने ये सारी चीजें अभी अपन ने देख ली यहाँ पे। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे देखिए आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, इनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ऑब्वियस बात है, दो देशों के बीच में एक पार्टनरशिप, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंक्रीज होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है वो सिंपल होंगे, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ेगी इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। हम चाइना को काउंटर करने का पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक में कॉलिशन होगा, है ना। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मिलिट्री पावर जो है, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी और चाइना को हम पावरफुल, जो चाइना एग्रेशन बढ़ रहा है इंडियन ओशन के अंदर, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। पीस थ्रू सी, अब यहाँ पे पीस भी बढ़ेगा। एक्सरसाइज जब होती है तो उसके थ्रू जो होता है पीस भी बढ़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट कॉन्सिडर्ड दैट द इंडिया यूएस टाई इम्प्रूव इन द मिड 2000। चाइना वॉज बेटर बिहेव। चाइना जो है, चाइना का बिहेवियर बदल गया इस सब चीज़ों के बाद, है ना। कोइंसिडेंटली नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि ये बस ऐसे हो गया। ये सब एक्सरसाइज जो अपन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उन सब से इस चीज़ का फर्क पड़ता
है। ये चीज आपको याद रखनी है। नोट कंसीडर दैट इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप भी यहाँ पे अच्छे इंप्रूव हो गए, है ना। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखने को मिली, मतलब एक्सरसाइज की वजह से। रोड टू पीस इन द माउंटेन्स में लाई इन द सी। आप इस तरीके से कोटेशन को अपने आंसर राइटिंग के अंदर पुट कर सकते हैं। द रोड टू पीस इन द माउंटेन्स में लाई थ्रू द सी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा हिमालयन रीजन है, ये हमारा हिमालयन है, उसके उस तरफ कौन है, चाइना है ना। तो चाइना और इंडिया में की तरफ, इंडिया में अगर पीस बना रहे, मतलब हम कह रहे हैं द रोड टू पीस, जो पीस की रोड है इन द माउंटेन्स के बीच में, वो कहाँ से लाई करती है, सी से लाई करती है। तो अगर आप सी में अच्छा काम करेंगे, इंडियन ओशन में अगर अपना दबदबा अपना बना रहेगा, ये सारी चीज़ अच्छी होंगी, तो यहाँ पे भी अपने बॉर्डर में इंडिया चाइना के बीच में भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे और पीस बना रहेगा, है ना। अदर एक्सरसाइज विद क्वाड कंट्रीज के साथ हमारी अदर एक्सरसाइज कौन कौन सी है, जैसे इंडिया और जापान के साथ कौन सी एक्सरसाइज है, याद रख लीजिए। जिमैक्स याद रखिएगा, नेवल एक्सरसाइज है। शिन्यूक एक्सरसाइज, मैत्री जो है एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। धर्मा गार्जियन जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज हमने यहाँ पे देख लिया, ये आपको लर्न करनी है, याद करके कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज कौन कौन सी, युद्ध अभ्यास, युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, कौन करेंगे युद्ध का अभ्यास, आर्मी। वज्र का पहाड़, मिलिट्री। स्पिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ये सारी एक्सरसाइजेस हैं इंडिया और यूएस के बीच में, तो ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन सी हैं, AUS ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया, EX एक्सरसाइज, ऐसे याद रखिएगा। AUS ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया, EX एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। क्लियर। AUST अस्त्र, हिंद, AUST ऑस्ट्रेलिया का और हिंद क्या है, इंडिया का है ना। तो ऐसे याद रखते हैं, अस्त्र हिंद। और तीसरा कौन सा है, पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। और पैसेज एक्सरसाइज, पास एक्स के नाम से इसको याद रख सकते हैं आप। क्लियर हो गया। क्वाड के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इट इज अ 4 नेशन अलायंस ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान। 4 देश हैं इसके अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। विच वॉज स्टेब्लिश इन 2007। देखिए क्वाड की स्टेब्लिशमेंट 2007 में हुई है, एक्सरसाइज तो बहुत पहले से हो रही है ना। क्लियर रखना आपको। द आइडिया ऑफ क्वाड वॉज फर्स्ट मूटेड बाय द फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबी। इट इज ऑफन डब्ड एज एशियन और मिनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसे मिनी नाटो कहते हैं ना। व्यू इज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनास मिलिट्री इकोनॉमिक क्लॉट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। Quad, which is used to known as the quadrilateral security dialogue, is known as a quadrilateral framework को indicate the beyond the narrow security dialogue, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो क्वाड के बारे में भी आपको याद रखना है। देखिए एक नेक्स्ट हमारी न्यूज है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर अंडर थ्रेट वॉर्न यूनेस्को। यूनेस्को ने वॉर्न किया है कि जो 1/3 जो है हमारा ग्लेशियर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, और अभी कोशिश कर सकते हैं कि बचे हुए 2/3 को तो हम कम से कम बहुत अच्छे से बचा लें, है ना। अदर 2/3 इज द राइज ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर डिड नॉट एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ा तो 2/3 ग्लेशियर है हमारा वो बच सकता है, और अगर इससे ऊपर चला गया तो 2/3 भी खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे साफ साफ एक रिपोर्ट आई है यूनेस्को की, अ थर्ड ऑफ द ग्लेशियर ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज list are under threat regardless of effort to limit temperature increase, a study conducted by UN body has found। मतलब आप कितना भी जतन कर लीजिए, है ना, कोई जतन काम ना आवे, सिंपल सी चीज। तो कौनो जतन अब काम ना आवे, तो ये आपको याद रखना है कि कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, 1/3 जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल थ्रेट कंडीशन में पहुंच चुका है। क्लियर हुआ पॉइंट आपको। चलिए तो वही चीज COP 26 अपना आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग ही 27 आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग सारी चीजें यहाँ पे बात कर रहे हैं अपकमिंग COP 27 के रिगार्डिंग। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए देख लेते हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, फुल फॉर्म याद रखना है, सीक टू इंकरेज द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन कल्चरल नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड। कैसी कैसी साइट को देखता है, आइडेंटिफाई करता है पहले तो और प्रोटेक्ट करता है, कैसी कैसी साइट को प्रिजर्व करता है,
कल्चरल साइट होनी चाहिए, कोई नेचुरल हेरिटेज होना चाहिए, है ना, अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर टू बी द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग वैल्यू करने वाली होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई साइट है वर्ल्ड के अंदर तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना। इट इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी कन्वेंशन ऑफ कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज अडॉप्टेड यूनेस्को इन 1972, ये आपको याद रखना है। आयुषीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आपको होमवर्क भी है। चलो आयुषीन के कुछ स्टेटस के नाम आपको बताना है, कितने कितने लिस्ट निकालता है, ये रेड डेटा लिस्ट जो निकालता है उसके बारे में आपको बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप जाके रीड कर सकते हैं। 1948 में क्रिएट किया गया था आयुषन को, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ये इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर्स का स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये आपको याद रखना। 13 स्पीसीज की लिस्ट निकालता है, उसके अंदर कितने स्पीसीज की लिस्ट होती है, जैसे इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर, ये क्या क्या होते हैं ये आपको बताना है और कितने होते हैं। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। Why Dhoni has filed a contempt case against an IPS officer in Madras High Court? बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। Why Dhoni has filed a contempt case against an IPS officer in Madras High Court, है ना। तो 100 करोड़ का कंटेम्प्ट ऑफ केस यहाँ पे फाइल किया है। डिफेमेशन का केस जो है धोनी जी ने यहाँ पे किया है। किसके ऊपर? मद्रास की ये आईपीएस ऑफिसर हैं, है ना, सावंत जी मद्रास के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये देखिए ध्यान से, ये आईपीएस ऑफिसर की फोटो है। तो ये मद्रास के आईपीएस ऑफिसर है जिनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ केस जो है बना है। तो हम देखेंगे इशू क्या है, पहले तो हम इशू को समझेंगे, है ना, ये इशूज क्या हैं। आफ्टर दैट हम इसके कंटेक्स्ट को समझेंगे और आफ्टर दैट हम समझेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ केस क्या होता है और ये कैसे फाइल होता है, ये किस चीज़ से, क्यों हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ केस तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई सेलिब्रिटी और कुछ इस तरीके से न्यूज में रहता है तो वो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है ना। द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन MS धोनी हैज अप्रोच द मद्रास हाई कोर्ट टू इनिशिएट द क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द आईपीएस ऑफिसर जी संपत कुमार। तो आईपीएस ऑफिसर का नाम है जी संपत कुमार। इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट की गई है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, है ना। किसने स्टार्ट करवाई है? MS धोनी जी ने। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्रोसीड करवाना होता है तो क्या करना होता है पहले बताइए। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर आपको कंसेंट देता है उस केस को सुनने के बाद, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस इनिशिएट हो सकता है। क्लियर। और अगर आप हाई कोर्ट में अर्चना दाखिल कर रहे हैं तो आपको एडवोकेट जनरल के पास जाना होगा उस स्टेट के और वहां से कंसेंट लेनी होगी। और जब अगर आपको कंसेंट मिल जाती है तो फिर आप हाई कोर्ट अप्रोच करके और फिर वो केस को फ्रेम कर सकते हैं। विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट देयर परमिशन, इंडिविजुअल के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ केस के जो केसेस हैं वो फाइल नहीं होते हैं। तो ये याद रखना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है कि वेरियस जो है हर कोई उठ के चला जाता है और कंटेम्प्ट ऑफ केस, कोई पर्सनल इशू को भी लेके कंटेम्प्ट ऑफ केस लगा देता है। तो वो चीज ना हो इसलिए हमको ये चीज याद रखना है कि चीज होता है। क्लियर। मैं पहले इशू समझा देता हूं आपको। क्या हुआ था कि आपने सुना होगा, है ना, 2013 की बात है, उस समय की बात है। उस समय आईपीएल के अंदर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल लॉन्च हुआ था, है ना। मतलब लॉन्च क्या हुआ था, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुए थे बड़े लेवल पे। तो वहां पे कई लोगों के नाम सामने आए थे जिसके रिगार्डिंग जो है धोनी का नाम भी लिया गया था। इन्होंने जो संपत कुमार जो है आईपीएस ऑफिसर, इन्होंने धोनी का नाम भी यहाँ पे लिया था, क्लेम किया था, है ना। और विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और विदाउट एनी आप कह सकते हैं एविडेंस धोनी का नाम ले लिया गया था। फिर केस चला और केस में फिर ऐसा जनरल समझिए कि हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आप जो है आप धोनी का नाम नहीं लेंगे। मतलब फिर धोनी जो है बाद में फिर से जाते हैं, धोनी यहाँ से सुरक्षित तौर पे छूट जाते हैं और बताते हैं कुछ नहीं हुआ था और धोनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सब चीज़ों में। फिर धोनी फिर से जाते हैं, ये बोलते हैं कि अब मेरा नाम न लिए जाए, अब जो है मेरे खिलाफ डिफेमेशन ना किया जाए, है ना, डिफेम ना किया जाए, इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन फिर से एलिगेशन लगाते हैं। ऑफिसर ऑल्सो मेड एलिगेशन अगेंस्ट द मद्रास हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल एंड सीनियर काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट धोनी प्ली क्लेम्स। तो यहाँ पे फिर से ये जो है धोनी का नाम एक बार फिर से उछाल लिया जाता है और इस वजह से धोनी क्या करते हैं, अब डिफेमेशन का केस लगाते हैं और साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस यहाँ पे फाइल करते हैं। देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे फाइल होता है। अगर आप कोर्ट की कोई बात नहीं मानते हैं,
कोर्ट की अवहेलना करते हैं, क्लियर, कोर्ट के अगेंस्ट, कोर्ट को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपको डिफेमेशन का केस लग जाएगा, सॉरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग जाएगा। कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कैसे लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर होगा पॉइंट। अब यहां पे कैसे लग रहा है ये आप याद रखिए। यहां पे लग रहा है कोर्ट ने तो आदेश दिया था ना कि अब आप आईपीएस ऑफिसर को कि अब आप इस तरीके से चीजें नहीं करेंगे, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ये फिर से वही चीज को लेके आ गए। तो ये एक तरीके से कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको मान नहीं रहे हैं, कोर्ट की जो आदेश है उसको ये अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है प्रोसीड हुआ है। अब दोनों में देखते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं और डिटेल में। वाइल द बेसिक आइडिया ऑफ कंटेम्प्ट लॉ इज टू पनिश दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, क्या बेसिक आइडिया क्या है कंटेम्प्ट लॉ को, कि हु डू नॉट रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, क्लियर, हु डू नॉट रिस्पेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट इन द इंडियन कंटेक्स्ट, कंटेम्प्ट इज आल्सो यूज्ड टू पनिश द स्पीच दैट लॉस द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड इंटरफियर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस में बाधा डालने के लिए और कोर्ट की डिग्निटी को नीचे करने के लिए, लोअर करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया जा सकता है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन बी टू काइंड, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल, दूसरा क्रिमिनल। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिविल होता है दैट इज विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन द कोर्ट, मतलब जानबूझकर आप कोर्ट की बात को नहीं मान रहे। कोर्ट ने बोला कि सपोज आपने, कोर्ट ने बोला कि इस तारीख को आपको पेश होना है, पेशी है आपकी, है ना, जजमेंट दिया कोर्ट ने, लेकिन वो बंदा पेश नहीं हुआ, है ना, तो यहां पे विलफुल ब्रीच कर रहे हैं आप कोर्ट की अंडरटेकिंग द कोर्ट, कोर्ट की ऑर्डर को, जजमेंट को, क्लियर। तो वहां पे आपको कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा? सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। देन नेक्स्ट क्रिमिनल है, criminal that is written or spoke were to act as a scandalize the court, lower its authority, prejudice, interference with the due courses, judicial proceeding, interference, obstruct administration of justice। यहां पे ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट की अथॉरिटी को, डिग्निटी को लोअर करते हैं, नीचे करते हैं, उसके जजमेंट के बीच में बाधा, रोड़ा बनते हैं, जजमेंट के बीच में रोड़ा बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं दिला पा रहे हैं, जस्टिस होने में प्रॉब्लम कर रहे हैं आप, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ये सारी चीजों में या हाई कोर्ट में, तो आपके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। चलिए अब कुछ और आर्टिकल्स देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 129, आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 के तहत ये पावर मिलती है कि रिस्पेक्टिव टू पनिश पीपल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट, मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करते हैं तो आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि वो उसके खिलाफ आपको पनिशमेंट दे सके, और हाई कोर्ट को भी अपने खुद के खिलाफ करने में 215 आर्टिकल के तहत पावर मिलती है। सेक्शन 10 देख लेते हैं, सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट 1971, ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये डिफाइन करता है हाई कोर्ट की पावर, उस पावर को जिससे हाई कोर्ट पनिश कर सके अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को, मतलब नीचे वाले कोर्ट को भी पनिश कर सकता है। ये किसके अंदर दिया है? ये आर्टिकल के अंदर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। यूपीएससी में गुमराह करने के लिए क्या पूछ लेंगे, यूपीएससी में बोल देगा कि इट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन the power of high court to punish the contempt of its subordinate court is mentioned in the constitution। तो ये बोल सकते हैं, आर्टिकल दे देंगे तो ये गलत है, ये सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर मेंशन है, ये आपको याद रखना है ना। डिफरेंस बहुत अच्छे याद रखिएगा, मैं आपको बताता चलता हूं कि यहाँ पे यूपीएससी आपके साथ गेम खेलेगा, है ना, तो दोनों जगह याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्लूड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रीजनेबल restriction of the freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution, with the element like public order or defamation। पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए डिफेमेशन ना हो, इस चीज के लिए ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम मिल गया बोलने का तो आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, किसी की जो फेम है उसको खराब करेंगे, डिफेम करेंगे, है ना, तो ये चीज आप नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू एंड चाइल्ड मैरिज। इंडिया कैसे प्लान कर रहा है कि वो चाइल्ड
मैरिज को एंड करेगा। देखिए इस आर्टिकल के अंदर जो है मेनली बताया गया है कि ग्लोबल प्रोग्राम यूनिसेफ जो आया और यूनिसेफ ने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ये वर्क कर रहे हैं। इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे कि कुछ डेटा दिया है, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं कि मोर देन 150 मिलियन पीपल एडिशनल गर्ल्स वेरी मैरी बिफोर द 18 बाय 2030, ये डेटा है। ये डेटा याद रख सकते हैं आप कि इन इंडिया 47.4% 2005 to 2006 and 26.8% in 2015 to 2016, डिक्लाइन ऑफ 21% ड्यूरिंग द डिकेड, 21% का डिक्लाइन हुआ है लास्ट 5 साल के अंदर। और 3.5% रीजनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा बताया गया कि कितने परसेंट जो है लोग नीचे जा रहे हैं, है ना, मतलब एक तरीके कितने परसेंट जो है डिक्लाइन हो रहा है चाइल्ड मैरिज। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट को जोड़ा गया, जैसे सपोज कल को आपको चाइल्ड मैरिज के ऊपर लिखने के लिए आ गया, है ना, या फिर आपको लिए हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक को लिखने के लिए आ गया। अब आपके पास आया है हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को लिखने के लिए, चाइल्ड मैरिज टॉपिक को लिखने के लिए, तो आप कैसे दोनों को लिंक करेंगे। यहां पे मैं आपको आज सिखाऊंगा लिंकेज, आपको लिंक कैसे करना है ना, डाइवर्सिटी आंसर के अंदर कैसे लाने हैं, ये थिंकिंग कैपेसिटी आपको बढ़ाना है। देखिए न्यूज इंफॉर्मेशन कोई भी चैनल बता देगा, कोई भी बता देगा, आपको इंपॉर्टेंट है लिंकेज, आप किस तरीके से चीजों को लिंक कर रहे हैं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे ये बहुत अच्छा आता है, आप देखिए इसको देखिए 23.3% is still disturbing high percentage of country population for 141.2 करोड़। 8 स्टेट है हायर प्रेवलेंस। यहाँ पे बताया कि कहाँ कहाँ पे नेशनल जो एवरेज है उससे ज़्यादा हो रहा है, ये यहाँ पे बता दिया है ना, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं कि चाइल्ड मैरिज की वजह से क्या हो रहा है। अगर कहीं का डेटा शो करता है, ये डेटा है, आपको ये डेटा याद रखना है, लर्न कर लेना है ना, क्योंकि अगर आप लर्न कर लेते हैं, ये डेटा को लिखते हैं आंसर राइटिंग में ऐसे के अंदर या कहीं पे भी, तो क्या होता है ऑथेंटिसिटी ज्यादा दिखती है ना, दिखता है कि जो ये बोल रहा है उसके पास इसका प्रूफ भी है। तो वो आपको बताना है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपने आंसर्स को प्रूव करना है बाय गिविंग द डेटा, बाय पुटिंग द डेटा। यहां पे ध्यान से देखिए, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पुअर हैव हायर प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। अगर जहां पे ट्राइबल की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे चाइल्ड मैरिज ज्यादा हो रही है, पहला डेटा याद कर लीजिए। दूसरा, झारखंड में बताएं, एग्जांपल देके आप बता सकते हैं कि झारखंड में 32.2% ऑफ द वुमेन इन द एज ऑफ ब्रैकेट ऑफ 20 to 24 गेट मैरिड बिफोर 18। जो आज की डेट में 20 से 24 साल की औरतें महिलाएं हैं वो 18 से पहले ही उनकी शादी हो गई थी। वो कितने परसेंट थे, 32.2% वुमेन इस इतने परसेंट है ना। ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, याद रखना है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बता रहा हूं, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए सारी चीजें। इन्फेंट मोर्टेलिटी रोड वहीं पे अकॉर्डिंग टू द NFHS 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट स्टूड 37.9%। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 37.9% है। सोच लीजिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ गई है ना। एंड 65.8% ऑफ द वुमेन 15 to 9 एज ब्रैकेट जो है आसाम के अंदर। तो ये प्रॉपर डेटा है, आपको रीड करना है और अपने आंसर के अंदर इन सब को पुट करना है, नोट्स के अंदर इसको बना लेना है। नोट्स में सारी हाईलाइट भी कर दिया हूं जो जो आपको करना है। कहाँ पे डिक्लाइन हुआ, MP के अंदर डिक्लाइन हुआ, कितने से कितना डिक्लाइन हुआ है, पहले कितना था, पहले था कि 32.4%, अभी कितना है 23.1%। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलिए, अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है सर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, चिल्ड्रन बोर्न टू, ध्यान से देखिए, अगर आपको दिखाता हूं कि जो डेथ हो जाती है उससे इन्फेंट, अगर बच्चा पैदा हुआ और कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद उसकी डेथ हो जाती है, इन्फेंट जब रहता है उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको। चलिए, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। फिर इसको बचाने के लिए हमने बहुत सारी चीजें निकाली, से बिसाइड द सेटेलाइट स्कीम निकाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जाके आपको सर्च करना है, उसको पढ़ना है ना, सेंटर की स्कीम है, ठीक है। फिर कुछ स्टेट स्कीम भी निकाले, जैसे कि रूपाश्री स्कीम है ना, 1 टाइम पेमेंट मिलती है 25,000 रुपये पुअर फैमिलीज को। कहाँ पे मिलती है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। ये एक याद रखिएगा, ये जो है स्कीम है कन्याश्री, वेस्ट बंगाल की स्कीम है कन्याश्री स्कीम, ऑफर्ड फाइनेंशियल एड टू गेट वेटिंग द परस्यू हायर एजुकेशन, जो करता है उसे ये दी जाती है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए एक ये आर्टिकल है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस आएगा और जब इसका प्रॉपर जजमेंट, प्रॉपर सारी चीजें आ जाएंगी तो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स के अंदर, है ना। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिमोट वोटिंग, एनआरआई क्या है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एनआरआई है, मतलब इंडिया से सबसे ज्यादा इंडियन जो है बाहर काम करते हैं, तो उन्हें वोटिंग का क्या सिस्टम बनाना चाहिए, वो सारा चीज यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी सिर्फ डिस्कशन हो रहा है, तो जब ये डिस्कशन हो रहा है तब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई सेंस नहीं है ना, जब एक बार फाइनल हो जाए उसके बाद इसको डिस्कस करने का मतलब सही पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये हम कुछ पॉइंट्स हैं, द हिंदू कल के आर्टिकल में कुछ खास पॉइंट थे नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। जैसे कि मथुरा वृंदावन जो है एम किया हुआ है कि कार्बन न्यूट्रल बन जाए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। 2041 तक कार्बन न्यूट्रल, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर एरिया को भी हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है ना। अगर हम ये करने में सक्षम है तो काफी अच्छे से हम अपने प्रो लेवल पे वर्क कर पाएंगे। क्लियर? चलिए फिर यहाँ पे बात की जा रही, ऑल एम्प्लॉइज कैन ऑप्ट फॉर द ईपीएफओ पेंशन स्कीम। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी एम्प्लॉय जो हैं ऑप्ट कर सकते हैं ईपीएफओ पेंशन स्कीम को। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यहाँ पे आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर होती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर होती है कि वो किसी भी ऐसे मैटर को जो उसके इसमें नहीं आता है उसमें भी जस्टिस के लिए अपना क्या दे सकता है, वर्डिक्ट दे सकता है और केस वहां पे कर सकता है, फैसला सुना सकता है। तो ये आपको याद रखना है। एम्प्लॉय पेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के अंदर लीगल एंड वैलिड जो है जो लोग हैं वहां पे उनको जो है पेंशन दी जाएगी। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। क्लियर? चलिए वही रिमोट वोटिंग वाला है जो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, है ना। पेस्टल बैलेट सिस्टम, माइग्रेंट्स को, ओवरसीज को, जो हमारे ओवरसीज ऑफ इंडियन है, ओसीआई है ना, अभी डिस्कस, तो प्रॉपर एक साथ हम इसको जब आगे आर्टिकल्स के ऊपर आएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए एक ही आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, द रियल इशू एट COP 27 इज एनर्जी इक्विटी। वही चीजें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनर्जी, आप लोगों ने पॉवर्टी सुनी होगी, अलग अलग प्रकार की पॉवर्टी होती है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह निकालते हैं, हमने प्रॉपर डिस्कस किया उसको पहले आर्टिकल्स के अंदर, है ना। अब COP 27 के अंदर ये COP 27 होने वाला है ना, होने वाला है ना, आप सबको पता है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लगातार इसके ऊपर आर्टिकल आए जा रहे हैं। तो हर आर्टिकल से हम एक एक दो दो पॉइंट हमेशा निकालते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी इनइक्वलिटी की बात की गई है जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। आंसर राइटिंग में आपको यूज करना है, अपने नोट्स के अंदर आप इसको यूज कर लीजिए। COP 27 का नोट्स बनाइए, एक अलग से लूज पेपर लीजिए A4 साइज का, ठीक है, और वहां पे लिखिए COP 27, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं जाए उसको आप मेंशन कर लीजिए। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया, है ना। फिर इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि एनर्जी पॉवर्टी के बारे में बात की गई है। ग्लोबल एनर्जी पॉवर्टी इज कंसंट्रेटेड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको एनर्जी की तो प्रॉब्लम होती नहीं है ना, और लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एनर्जी की बहुत प्रॉब्लम होती है। आज भी अगर मैं बात करता हूं, इन 2021 733 मिलियन पीपल हैड नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑलमोस्ट 2.6 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू क्लीन फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये आप अपने आंसर्स के अंदर मेंशन करना है आपको ना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है और आपको बताया है। Addressing this stark energy poverty in developing countries is the most important because a strong coordination between the energy supply and human development। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो याद रखिए ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम होगा, नहीं होगा, डाउन जाएगा। कैसे सर? देखिए अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, आप आज डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आपके पास एनर्जी नहीं है। तो एक तरीके से क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट ना के बराबर हो ही नहीं पाएगा, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, एजुकेशन नहीं हो पाएगी, है ना। कोई आप कंप्यूटर से काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी हजारों चीजें होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। लाइट अगर नहीं है तो बच्चे रात को पढ़ नहीं सकते हैं, है ना, उनके पास सिर्फ दिन का समय होगा पढ़ने के लिए, मतलब प्रॉपर कम समय होगा, उसी बीच उनको बहुत सारे काम भी हो सकता है करना पड़े, है ना। उस वजह से क्या हो जाएगा, उस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट भी नीचे जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिंकेज है एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी पॉवर्टी का ह्यूमन डेवलपमेंट से, कि अगर किसी के पास एनर्जी पॉवर्टी नहीं है, मतलब एनर्जी में वो पॉवर्टी है, वहां पे गरीबी है, तो अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो नीचे जाएगा। क्लियर?
एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, और एक ये केस स्टडी के बेसिस में आपको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करना है, बनाना है, केस स्टडी लिखना है यहाँ पे। और फिर क्या लिखेंगे आप केस स्टडी के बाद? केस स्टडी लिखेंगे और साथ में लिखेंगे एनर्जी। एनर्जी के ऊपर केस स्टडी है, किस तरीके से एनर्जी इंपैक्ट करती है वो हम देखेंगे। यहाँ पे बताया गया कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका में 487 किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी है अलोंग एन। अब देखिए ये बताया गया है यहाँ पे, आप देखिए एवरेज एनुअल पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन सब सहारन अफ्रीका। एवरेज पर कैपिटा एनर्जी के जो कंजप्शन है वो कितना है? 487 किलोवाट आवर। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो अगर आप पाएंगे, कहाँ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। अलोंग विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर ये चीज 487 है तो वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? 73 पर 1000 लाइव बर्थ। जितने बच्चा पैदा होते हैं 1000 में, उसमें से 73 बच्चों की डेथ हो जाती है ना, क्योंकि इक्विपमेंट ही नहीं है, एनर्जी नहीं है ना, बच्चे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, हॉस्पिटल सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, सारी चीजें हो नहीं रही, इसलिए उनकी डेथ ज्यादा होती। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है? जितनी माँ जो पैदा कर रही है बच्चों को, उनकी कितने लोगों की डेथ हो रही? 534 पर 1 लाख, पर 1 लाख, 1 लाख के अंदर 534, ये ऐसा नापा जाता है। तो इतनी ज्यादा डेथ हो रही अब देखिए, है ना, हर बर्थ के अंदर, लाइव बर्थ के अंदर। पर कैपिटा जीडीपी जो है वहां की इतनी है, $1645। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं ओईसीडी ग्रुप की, ठीक है, ओईसीडी ग्रुप आपको सबको पता होगा, ग्रुप हैविंग पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यहाँ की कितनी है? 7750 किलोवाट आवर। देखिए 7750 किलोवाट आवर है, लगभग कितना है? मतलब कितने टाइम्स आप देखें, यहाँ पे 400 है, 1000 भी नहीं, और यहाँ पे 7000 है, मतलब 8000 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच रहा है। वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 है, यहाँ पे 73 है, यहाँ पे कितना है? 7 है। कितना डिफरेंस आ गया है ना, 7 और 73 में। तो एनर्जी होने की वजह से कितना डिफरेंस आ जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 534 था, है ना। पर कैपिटल जीडीपी $42,098 है, और वहां पे $1645 था। तो ये केस स्टडी है जो आपको जरूर से याद रखना, बहुत प्यारी केस स्टडी है, आप इसको अपने आंसर राइटिंग के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। फिर यहाँ पे बताया गया इस पूरे आर्टिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो यही था, बाकी सारी नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं कि कितने लोग एडिशनल जो है पॉलिटी के अंदर जा चुके, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पे बताया है कि एनर्जी पॉलिटी की वजह से सेवरल एग्रीकल्चर, कोविड-19 की वजह से एग्रीकल्चर पॉलिटी भी आई है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हुआ है, पोस्ट पैंडेमिक में मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट्स हुए हैं। देखिए अगर एनर्जी नहीं रहती ना तो ना आप ढंग से खेती कर पाएंगे, आप ट्रैक्टर नहीं चला पाएंगे, है ना आप इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो बोर से पानी दे पाएंगे। तो मतलब एक तरीके से ओवरऑल जो है डाउनग्रेडेड होती है चीजें। तो वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है, वही चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो थम्स अप कर दीजिए, फटाफट लेक्चर को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, है ना। तो सारी चीजें हमने देखा और डिस्कस की, है ना। और यहाँ पे हाइपोक्रेसी और ग्लोबल नोट्स का बताया जा रहा है कि यूएस 81% तो प्राइमरी एनर्जी इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो यूएस की भी 81% जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? फॉसिल फ्यूल से आती है। और यूरोप का फॉसिल फ्यूल्स जो है कंसिस्ट करता है 76% ऑफ एनर्जी कंजप्शन, वो है यूरोप कहाँ से करता है? कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से कंट्रीब्यूट करता है 11, 31% एंड 34% रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको इस तरीके से आप एक बार देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलप कंट्री भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो अब इसके ऊपर COP27 में क्या बातें होती हैं, क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो जैसे COP27 होगा और फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें आउटकम्स होंगे उस सब को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो आज के लिए इतना ही, छोटे छोटे आर्टिकल से। आज संडे है, रविवार है, कुछ ज़्यादा है नहीं आज के उसमें, पर जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, समझाने की कोशिश की है ना। लेक्चर को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करिए, प्यारा प्यारा कमेंट करिए, है ना। यही हमारा मोटिवेशन का काम करता है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।